सो कल हमने कल हमारा जो लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था वो था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, राइट। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। कल जो हमने बात की थी वो बात की थी हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर्स की जो प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो हेनरी फेयोल हैं, उन्होंने भी कुछ 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, कि जिनको यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, राइट। सो वो 14 डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज। आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा हेनरी फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनके बारे में रहेगा, राइट। बिफोर दैट हम कुछ बातें कर लें कि मैनेजमेंट होता है क्या है, जो हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, थोड़ा वापस रिवीजन कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ एंड नेसेसरी टू रन ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मतलब क्या है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के लिए, जिससे कि हम सभी तरह के मैनेजमेंट को रन कर सकें। गुड मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है क्या होगा, आपका जो आप का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो रीड जिसको बोलते हैं बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, यदि किसी फंक्शन, आप छोटा सा एग्जाम्पल लो कि हम एक शादी ब्याह की बात करते हैं, राइट। तो यदि शादी में भी आपका जो बोलते हो कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है या जैसा भी है, यदि मैनेजमेंट अच्छा होता तो जो प्रोग्राम है, जो शादी है, वो बहुत अच्छे से निपट जाती है, राइट। कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग बड़े एंजॉय करते हैं, सब चीजें बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं। और यदि मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो सब चीजें क्या हौच पौच हो जाती है, अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं, सबको दिक्कत होती है, राइट। मैनेजमेंट जहां पे अच्छा है वहां पे चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, ठीक है। मैनेजिंग लाइफ मींस गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव लाइफ्स ऑब्जेक्टिव, एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मींस गेटिंग थिंग्स डन विद थ्रू अदर पीपल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मींस क्या है, जो अल्टीमेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको हमें अचीव करना है, खुद करो या फिर किसी से करवाइए। अल्टीमेट जो गोल है हम उसको अचीव करने वाली बात है, राइट। we'll talk about the history of 14 principles of मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स हैं उनकी अपन हिस्ट्री की बात करते हैं कि वो क्या चीज है, राइट। इन द लास्ट सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैड टू डील विद मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। की जो लास्ट सेंचुरी है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या, जो मैनेजमेंट के है उनके बारे में काफी प्रैक्टिस की कि कैसे उसको अच्छा सुधारा जाए, कैसे चीजों को इम्प्रूव किया जाए। इन द अर्ली 1900s large organizations such as production factories had to be managed too। तो इनिशियल जब 1900s की बात कर रहे हैं तो एक सेंचुरी पहले की बातें कर रहे हैं, तो वहां पे क्या जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज वगैरह थी जहां प्रोडक्शन होता है, उनको भी मैनेजमेंट की मैनेज करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ी, राइट। कि भाई चीजें हैं जो कितने इजीली अच्छे से मैनेज हो जाएं या फिर जो काम है वो बहुत स्मूथली रन करने लग जाए, राइट। एट द सेम टाइम देयर वर ओनली फ्यू मैनेजमेंट टूल्स, मॉडल्स एंड मेथड्स अवेलेबल। उस टाइम क्या था कि ये जो भी तरीके होते हैं जिनसे आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब आप चीजों को कैलकुलेट करते हो, जैसे कि होती है मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, ये सब चीजें क्या है, ये सब कुछ एक टूल्स हैं। ये सब आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि जिससे आप क्या किसी चीजों का टाइमिंग वगैरह कैलकुलेट करते हैं, या फिर कोई वर्कर आपका काम कर रहा है तो उस चीज को आप कैलकुलेट करते हैं कि कैसे उस चीज को आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट। ये कुछ एक फंडामेंटल्स थे, टूल्स थे जिनको यूज करके कि हम क्या ये सब चीजें, टाइम कैलकुलेशन है या फिर जितने भी आपको फटीग कैलकुलेशन है, वो सब चीजें निकालते थे। बहुत कम लिमिटेड टूल्स हुआ करते थे। Thanks to scientists like Henry Fayol, the first foundation were laid by for modern scientific management. These first concepts are also called principles of management। तो इसके जो प्रिंसिपल्स थे उनको हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा। आर द अंडरलाइंग फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट। और यही जो चीजें हैं, यही चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंस लेके आए बाद में, और जो मैनेजमेंट के लिए बहुत काम के लिए टूल साबित हुई। कि इनको जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो 14 सिद्धांत बताए हैं, वो सिद्धांतों को जब इंडस्ट्रीज वगैरह ने यूज किया तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, वर्क वो बहुत स्मूथ होना स्टार्ट हो गया। Henry Fayol explored this comprehensively and as a result he synthesized the 14 principles of management। इसने क्या किया, इन्हीं चीजों को कलेक्टिवली नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के बनाए,
तो ये प्रिंसिपल्स जो बनाए हैं मैनेजमेंट के, ऐसे नहीं है कि इन्होंने क्या किया कि एक किताब ली, कहीं से पढ़ लिया और बना दिया, नहीं, ये खुद मैनेजर थे, इन्होंने खुद ने काम किया है वहां पे, और इन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर हुई या फिर इन्होंने देखी अपने सामने, उन्हीं चीजों का सॉल्यूशन निकाला, और उन्हीं चीजों को सॉल्यूशन निकालने के बाद में उन्हीं चीजों को वहां पे इम्प्लीमेंट किया। जो फिर उनके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद में क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में देखा कि जो नए रिजल्ट्स आए आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, वो फ्रूटफुल रहे या नहीं रहे, कितने अच्छे रहे, अकॉर्डिंगली उन्हीं चीजों को जब सब प्रैक्टिस के अंदर आ गए, उन्हीं चीजों को फिर ये प्रिंसिपल्स के अंदर, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 के अंदर, उस टाइम उसमें पब्लिश किया, और उन्हीं चीजों को हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ पेरोल्स के नाम से जानते हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेटमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल ट्रूथ। किस पे डिपेंड करते हैं? वो फंडामेंटल ट्रूथ पे डिपेंड करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शंस। तो ये कैसे हैं? ये एक डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शंस के लिए एज ए गाइडलाइन काम करते हैं। They are drawn up by means of observation and analysis of event that managers encounter in practice. ये देखो जो मैंने बात बताई थी, they are drawn up by means of observations and analysis of events that managers encounter in practice. Means जो problems managers field में या फिर shop floor में encounter करते हैं, face करते हैं, उन्हीं के according इन्होंने ये चीजों को manage किया है। Henry Fayol was able to synthesize 14 principles of management after years of study. So बहुत सालों की स्टडी के बाद में उन्होंने इस चीज को एनकाउंटर किया और देखा चीजों को कि कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने निकाले। सो ये कुछ एक जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप जो 14 प्रिंसिपल हैं वो कुछ ये वाले हैं जिनके बारे में हम बातें करेंगे, एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी हैव डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रिमोरेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव्स एंड एस्पिरेटिव कॉर्प्स। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंट, उनके बारे में हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन जो आपका है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि जितना भी काम आप लोगों ने किया है, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मींस जितने भी वर्कर्स हैं उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स उनको काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या फिर जो मैनेजर्स हैं उनको भी काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये जितनी भी चीजें हैं उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। सबको अपना अपना काम सौंप दिया गया है और वो अपना अपना काम करेंगे, राइट। देन सेकंड वी हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन अथॉरिटी है और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मींस कौन आपका सीनियर है और कौन जूनियर। उनमें ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई कौन अपने आप को सीनियर समझता है, जूनियर नहीं। जो सीनियर है वो अथॉरिटी रहेगा और जो उसके अंडर काम कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, राइट। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी सीनियर है या फिर जो भी सुपरवाइजर है या जो भी मतलब हायर लेवल पे है वो अथॉरिटी है, और उसके नीचे जो भी काम कर रहा है, उसके सबऑर्डिनेशन में जो काम कर रहा है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं स्कूल की, अपन कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल है, देन एचओडी है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, देन मैं हूँ लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो एचओडी की बात करते हैं तो एचओडी के ऊपर सीनियरिटी में आते हैं प्रिंसिपल्स। एचओडी इज वर्किंग अंडर प्रिंसिपल। सो जो अथॉरिटी जो प्रिंसिपल है वो अथॉरिटी है एचओडी का, और एचओडी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल का, राइट। अब नेक्स्ट नीचे स्केल पे चलते हैं, तो एचओडी के अंडर काम करता हूं मैं, लेक्चरर। सो यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी हो गया एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अथॉरिटी कौन हो गया, मतलब मेरी अथॉरिटी कौन होगी, वो हो गए, और मैं उनके अंडर काम कर रहा हूं तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। मीन्स एट ए सेम टाइम एक पर्सन अथॉरिटी भी हो सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक टाइम पे एक आदमी एक ही को, राइट। देन वी हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात है कि हर जगह डिसिप्लिन बहुत मैंडेटरी है, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। देन वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि ऊपर से जो आप आदेश दे रहे हैं या जो कमांड्स दे रहे हैं वो एक वर्कर को या फिर एक जो भी आदमी है उसको एक ही पर्सन कमांड दे। ऐसा नहीं है कि भी उसको आप 3 आदमी कमांड दे रहे हो कि आप ऐसा काम कर लो, आप ऐसा कर लो, तो इससे क्या होगा, उसको कंफ्यूजन
पैदा होगा और अकॉर्डिंगली वो काम नहीं कर पाएगा। सो एक को कमांड देने वाला एक ही होना चाहिए। देन वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ की मतलब जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक कॉमन गोल के लिए काम करने चाहिए, ठीक है। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है जो वर्कर है उसको भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो कंपनी का गोल है या कंपनी का इंटरेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। देन वी हैव रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब ये है कि जो भी आप बोनस वगैरह देते हैं या फिर जो इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं वो देना चाहिए आप अपने लेबर को, जिससे कि वो मोटिवेट रहें कि यदि दोगे तो इससे क्या होगा, जो क्योंकि हर वर्कर एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स होते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ लेजी भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, देयर स्किल्स, देयर प्रोडक्शन, देयर प्रोडक्टिविटी, हमें क्या उनको वो रिमोनेशन देना चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए, जिससे कि जो अच्छा काम कर रहा है वो मोटिवेट रहे कि हाँ कि जो काम किया है उसने उसका उसको कुछ फ्रूटफुल वैल्यू मिली है, और जो लोग कम काम कर रहे हैं वो उनके लिए भी एक चीज मिले कि हाँ यदि वो भी अच्छा काम करेंगे तो दे विल गेट द इंसेंटिव्स, राइट। सो रिमोनेशन भी होना चाहिए। देन डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन है कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो कमांड है वो एक स्केल के अंदर ही होनी चाहिए, ऊपर जाके एक जगह जो डिसीजन मेकिंग है वो एक जगह पे होनी चाहिए, इज नोन एज डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। देन वी हैव स्केलर चेन कि जो ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे की ओर आने चाहिए एक कंटिन्यूटी के अंदर, ऐसे नहीं है कि वो हौच पौच होके आ रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर जो भी सीनियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को देगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, देन ऐसे करते करते बातें आनी चाहिए। देन वी हैव ऑर्डर। देन इक्विटी की सब जितने भी लोग हैं वो सब, इक्विटी का मतलब ये है कि सबको इक्वल तरीके से देखे। मान लो कोई मैनेजर है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों को, किसी को एक को प्रेफरेंस ज्यादा दे रहा है एक को कम दे रहा है, तो इससे क्या है कि दिक्कत हो सकती है। सो इक्विटी सबको बराबर नजर से देखें। देन वी हैव द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है, कि यदि कोई इंसान पर्सन काम कर रहा है वहां इंडस्ट्री के अंदर तो उसको एक स्टेबिलिटी फील होनी चाहिए कि हाँ वो वहां पे काम कर रहा है तो उसको जॉब से फायर नहीं किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। देन वी हैव द इनिशिएटिव कि हर कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर ये नहीं है कि मैनेजर लेवल पे ही डिसीजन लिए जाए, आपके जो वर्कर्स हैं या जितने भी लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जो चीजें आपके दिमाग में नहीं आए वो उनके दिमाग में आ रही हो, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप उनको भी वहां पे अपने साथ इन्वॉल्व करें, क्योंकि ऑलरेडी रियल टाइम काम वही करते हैं शॉप फ्लोर के ऊपर, ठीक। देन वी हैव द एस्पिरेट डी कॉर्प्स। एस्पिरेट डी कॉर्प्स का मतलब ये है कि सभी साथ मिलके काम करें, एक ग्रुप के अंदर काम करें, तो आपका जो कॉमन गोल है वो आपको अचीव हो पाएगा, राइट। सो ये कुछ एक 14 प्रिंसिपल्स थे जो कि मैनेजमेंट के फेल्स ने दिए थे, हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, राइट।